बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस मामले पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से FIA की जानिब से साइफर मामले पर जेल में तफ्तीश की गई समेत दिन भर जो आम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, 90 दिनों में इंतखाबात के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शदीद तर हो रहे हैं, और क्या ये मामलात इंतखाबात के मामले पर मज़ीद ये इख्तलाफात बढ़ने जा रहे हैं मुस्तकबिल में? देखें, ये मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात या उनके बाहिमी इख्तलाफात या उनके पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात, ये तो पॉलिटिकल एक एलीट है इस मुल्क में, और वो पॉलिटिकल एलीट नहीं है, वो नॉन पॉलिटिकल एलीट भी है, तमाम अदारों में मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, बिजनेस ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, और लेकिन अक्सरियत वहाँ पे नहीं है। अक्सरियत जो है वो उस एलीट का हिस्सा नहीं है या नहीं रही। लेकिन अब इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है कि वो एलीट क्लास भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या डेफिनेशन है मिडिल क्लास की, क्या कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि ये आदमी गरीब है, ये मिडिल क्लास का है, ये अपर मिडिल क्लास का है, ये लोअर मिडिल क्लास का है, ये अमीर है, इसकी कोई एज सच तो डेफिनेशन रही नहीं है। और मिडिल क्लास जो है वो तहलील हो गई है मुकम्मल तौर पे, और वो मिडिल क्लास जो मुतवसत तबका था सर, जो कि बहुत ही अपने आप को एक दौर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था उनके लिए कि वो सफ़ेद पोश तबका, यानी वो अपने अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को छुपा के रखते थे इज़्ज़त के साथ, कि किसी से कर्जा नहीं लेना, किसी से मतलब कम खाने में गुजारा करना है, रिज़्क़ हलाल की तरफ जाना है, सफ़ेद पोश तबका। और वो रहता था, उसकी मौजूदगी इस माशरे में बहुत ज़रूरी थी कि एक सफ़ेद पोश तबका, एक ऐसा तबका जो एग्जिस्ट करे, माशरे में रहे, और चाहे आमदनी कम हो, चाहे जैसे तैसे गुजारा करे। वो तबका तो चला गया गुर्बत के अंधेरों में, और उसके ऊपर जो मुतवसत घराने थे वो भी चले गए कहीं गुर्बत की खाइयों में। और अब जो ऊपर एलीट है उस तक तपिश आ रही है, क्योंकि अब जो एलीट है या जो अमीर तबका, जो भी डेफिनेशन रखें अब अमीर की, मुझे नहीं पता कि अमीर कितने पैसे हों तो अमीर होता है, कितने पैसे हों तो गरीब होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा डेफिनेशन तो है नहीं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद डबल सेंचुरी, और PDM की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ट्रिपल सेंचुरी डॉलर की। सर, यानी कहाँ से आप शुरू होते हैं 1947 से, और जाहिर है कि आप ब्रेटन वुड सिस्टम का हिस्सा है ना, तो आपका रुपया है, डॉलर है, ठीक है। तो एक कहीं चल रहा होता है ना, कि तरीका कार होता है ना कि भाई इतना रुपया है तो इतना डॉलर, इतने में डॉलर आएगा, इतने में। लेकिन आप ये देखें कि वो 186 से पहले वो 200, और 200 से फिर 300 क्रॉस करके अब वो 300, कहीं 320 है, कहीं 315 है, कहीं बिल्कुल कोई उसकी परवाह नहीं, किसी को ना कोई पूछने वाला है यहाँ पे। और उसका, लेकिन अब सवाल ये है कि अब क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमारी, ज़ाहिर है कि वो वज़ीर ख़जाना जो हैं शमशाद अख्तर साहिबा, वो आखिरी तला ये आई कि IMF से उनकी बात हुई जी, उनका ताल्लुक IMF से, उनका ताल्लुक ज़ाहिर है कि आवाम से तो नहीं है। तो वो उन्होंने देखना है कि मईशत कैसे ठीक हो, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हम अपने जो आपके साथ मुआहदे हैं वो पूरे करेंगे। सर, IMF के खाते में कहीं ना अवाम है, ना उनके खातों में कहीं अवाम है। उन्होंने मईशत मुल्क की ओवरऑल की डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, यानी एक बड़ी जो पिक्चर है उस पर वो ठीक फैसले कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ नीचे हो रहा है सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, चौक चौराहों में, क्या उसकी चिंगारियाँ जो कि भड़क रही हैं ना, चिंगारियाँ, लोग बिल जला रहे हैं बिजली के,
और कोई जवाब देने वाला नहीं है कि भाई ये जो है ये बिल आखिर जुलाई के, अच्छा और अभी इसमें और इजाफा होगा, अभी और इजाफा होगा। अभी पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो 15 दिन के बाद, अभी 31 तारीख पे क्या होंगी, अगले महीने का बिल कितना आएगा, यानी अगले महीने से मुराद ये है कि अगस्त का बिल जिसमें हम जो ख़त्म हो रहा है उसके बिल का क्या होगा, ये तो जुलाई के बिल देख के। और यहाँ पर अब कोई चूँकि जवाबदेही नहीं है, ना कोई प्लान है, और ये अब इसको कैसे, यानी मैंने आज ज़रा जाके एक चक्कर लगाया कि जो हमारे अफसर शाही है, क्या उनके किसी किस्म के खराजात में कोई कमी, तो उनमें से अक्सरियत तो बाजार जाके अपना सौदा सल्फ नहीं खरीदती, वो तो उनका तो मुझे नहीं पता कि क्या हिसाब उनके। अच्छा, और अब ये एक ऐसा इशू है जिसमें ये निगरान हुकूमत जो है वो अब उनके पास कुछ इख्तियारात हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ क्या है, क्या पॉलिसी है, क्योंकि अगर वो हैं और इलेक्शन भी नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा अभी, अब ये पीपल्स पार्टी और नून के तहरीक इंसाफ के ऊपर बाद में बात करते हैं, बाज़ाहिर तो नहीं हो रहा, ये फटा पड़ा हुआ है कि सदर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा या सुप्रीम कोर्ट वजाहत करेगी इस नुक्ते की। लेकिन सवाल ये है कि जब तक ये होगा तब तक कहीं ये मुल्क के लोगों ने भी ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना। इंतहाई जो है वो एक ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल है हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवर काकड़ साहब। अब उन्होंने आज ये कहा कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है 2 दिन से, कि मैंने ये बयान दिया था कि जिसको मौका मिले वो नौजवान मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब मसला ये है कि बात शायद वो उनका मकसद कुछ और होगा कहने का यकीनन, लेकिन वो बात जिस अंदाज में गई तो वो ट्रोलिंग ही होनी थी और क्या होना था। मसला ये है कि ये बताएं, एक पॉलिसी पे ज़रा ये वजाहत फरमाएं, इसको इस तरह से बात होनी चाहिए थी भुट्टो साहब के दौर में। भुट्टो साहब ने उस वक्त ये बड़ा तला था दुबई चलो दुबई चलो, ये सारा उन्होंने नौकरियों के जॉब्स के मौके पैदा किए थे भुट्टो साहब ने, कि इतनी जॉब्स हैं और फिर यहां से नौजवान जाते थे, लोग जाते थे। या स्कॉलरशिप्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आप कहते हैं कि जी हम इतने स्कॉलरशिप्स हुकूमत पैदा कर रही है और इतने स्कॉलरशिप बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे इतने नंबर्स लेकर आएंगे उन बच्चों को हम इतनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पॉन्सर करेंगे। और ये थोड़ा सा जो अपना ये हमारी अशराफिया ने जो लूट मार पहले भी की और अभी जारी है उसको थोड़ा कम कर देंगे और अपने बच्चों को वहाँ पर स्कॉलरशिप्स करके उनकी फ़ीस भर देंगे और फिर उसी बहाने पे उनको दाखिला हो जाएगा और फिर उसी बहाने कहीं जॉब्स हो जाएंगी बाहर। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी जिसका मौका मिले वो तो जा रहे हैं, वो तो कश्तियों में डूब रहे हैं, कोई यूनान के पास डूब रहे हैं, कश्ती डूब रही है। भाई आप हुक्मरान, हमारी जो हुक्मरान क्लास है वो ये क्या जुमला है कि आप बाहर चले जाएं। ओ भाई आप मौके पैदा करें ना। 4 लाख तो पहले ही छोड़ गए हैं गुजरे 7 महीनों में, 4.5 लाख सर। आप उनके लिए प्रॉपर बात करें। और मैं ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पहले की भी बात कर रहा हूं, उससे पहले की भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट कर रहे दुनिया में? क्यों आप स्कॉलरशिप्स पे स्कॉलर बच्चों को जाना है ना, पढ़ने के लिए जाना है। आप कहें कि जी पूरे ये पंजाब से हम इस साल 100, 200, 300 ये अल्ले तलल्ले ख़त्म करें ना, तरक्याती मंसूबे फलाना डिमाकना, वहाँ एक डोली जो है वो फंसी रही है, वहाँ पर स्कूल नहीं तामीर हो सका, पुल नहीं बन सका। ये अल्ले तलल्ले ख़त्म करके आप कहें कि जी आप 1000 बच्चों को या 100 बच्चों को, हुकूमत आपकी जेब से जाएगा पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा होगा, मगर आप भेजें ना बच्चों को, आप लोगों को भेजें वहाँ जाके जॉब करें और अपनी फैमिलीज को, और बच्चों में मुकाबला पैदा हो। अब आप ये कह रहे हैं कि लोग मुंह उठा के चले जाएं, कहाँ चले जाएं?
तो इलीगली जाएंगे ना, जिसको मौका मिले वो चला जाए। भाई आप देखें, आप वीजे के लिए आप उनको स्किल्स का बताएं, उनको या तो कोई प्लान बताएं ना, उनको जिसको मौका मिले वो चला जाए। वो तो जा रहा है, कश्तियों में डूब रहे हैं लोग, कोई ह्यूमन स्मगलिंग का। वो बात कुछ और मेरा ख्याल है कहना चाह रहे थे, उसकी वजाहत जरूरी है, और यकीनन कुछ और कहना चाह रहे थे। मैंने जो सुनी बात ना, और वो एक जाहिर है कि एक खुद किसी बड़ी एलीट क्लास से नहीं आए हुए, वो कुछ कहना और चाह रहे थे, लेकिन इस तल्ख हकीकत को उन्होंने बात जो की है कि जिसको मौका मिले वो चला जाए, यही तो सवाल है। वो ट्रोलिंग इस बात पे नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मौके कैसे पैदा हों उनके लिए जी। और अगर जो है, देखिए मुझे पता है कि कोई खास इख्तियारात नहीं है वज़ीर आज़म के पास निगरान हुकूमत में, लेकिन एक चीज़, और देखिए उम्मीद दिलाना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरी गुजारिश है अपने निगरान हुकूमत से कि वो उम्मीद लोगों की मत इस तरह की बात करके, इसमें उम्मीद का ये है कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी नौजवान नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि वो दुनिया के मुकाबले पे खड़ी हो, और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बैनुल अक़वामी अदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में, स्किल्ड लेबर्स, आपके मज़दूर, आपके जो प्लम्बर्स हैं, आपके बाकी लोग, उनको हम स्किल सिखा के बाहर भेज रहे हैं। और इतने मुल्क से, फलां मुल्क से हमारी बात हो गई है कि जी इतने हम आपको प्लम्बर्स देंगे, इतने इलेक्ट्रिशियंस देंगे, इतने हम आपको स्टूडेंट्स आएंगे, इतने डॉक्टर्स। ये बात फिर बनती है। वो तो लोग तो पहले ही जा रहे हैं। लोग, आप मुझे बताएं ना, लोग तो हर दूसरे बच्चे से, एक बच्चे से पूछे, वो कहता है किसी तरह हमारी जिंदगी। मैं क्या रोज यहाँ बात होती है, वो कहते हैं जी हम जा रहे हैं, किसी तरह से निकलना है। और उनमें खौफ, परेशानी भी है। यानी एक तो है ना कि जी ये वाला इशू है कि जी महंगाई और अजाब बन गया है, वो तो पहले ही था। अब वो डरे भी हुए हैं कि पता नहीं किसको उठा के कोई ले जाए, किसको कोई मार दे, कोई पुलिस नहीं ताउन करेगी, कोई ये नहीं, रिश्वत आगे पीछे बेरो, वो अपनी जगह सारे मामले चल रहे हैं, उनको तो काबू करें। और फिर ये अगर ये शुरू हो गया एहतजाज, देखिए लोगों में सख्त नहीं है। मैं आप यकीन करें कि लोग, यानी आप जरा सोचें ना कि 186 से 314 पे छलांग मारता है डॉलर। तो मुझे ये बताएं कि एक आदमी ने कहा कि जी मैंने अपनी सेविंग्स की हुई हैं, कि जी मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, और उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए या मैंने 10 लाख रुपए बचाए रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं। 10 लाख रुपए में बच्ची की, या 20 लाख रुपए में, वो जो 20 लाख रुपए में, उसमें से एक टीवी आ जाएगा मेरा, एक फ्रिज आ जाएगा, ये वो करके बच्चे की शादी करूँ। अब वो जो 20 लाख रुपए हैं, वो 20 लाख रुपए बन गए 3 लाख रुपए। जो सामान 20 लाख रुपए में आता था, वो 3 लाख रुपए में, वो हैसियत ही नहीं रही ना। आप वो टीवी खरीदने जाएं, फ्रिज खरीदने जाएं, ये करें, नतीजतन क्या हो रहा है कि स्मगलिंग बढ़ रही है। नतीजतन क्या हो रहा है, ब्लैक इकोनॉमी बढ़ रही है। भाई लोगों ने जिंदा तो रहना है ना। नतीजतन क्या हो रहा है, जाली अद्वियात आ रही है मार्केट में। नतीजतन क्या हो रहा है कि रिश्वत और बढ़ रही है, क्राइम रेट, सोशल अनरेस्ट। ये जो आपको रोज खबरें आ रही है ना कि उसने उसको कत्ल कर दिया, उसने उसको ये कर दिया, उसने उसको तेजाब फेंक दिया, ये कर दिया, जाता है। ये सोशल अनरेस्ट, लोग नफसियाती तौर पे वो कहाँ से दें बिजली का बिल। आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करो। ओ भाईजान, स्टार्टअप तो शुरू होगा जब कंप्यूटर पे बिजली बच्चा ऑन करेगा। आप छोड़ दें 5G को, क्या बातें करते हैं। मतलब कोई बात ऐसी करें ना जो समझ में आए। स्टार्टअप शुरू करें, बिजली है नहीं, बिजली के बगैर वो स्टार्टअप क्या, उसके में मतलब सोलर एनर्जी से कंप्यूटर को लगा के, और फिर मतलब है कि और उसमें 5G लगा दें, बात बल्ब लगा दें। वही आ जाती है कि वो बात कुछ और कहना चाह रहे थे। इशू इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से उन्होंने कल कोई इजलास तलब की है जी, और उसमें हाँ देखिए, नहीं देखिए, बात सुनिए, मसला ये है कि कोई जादुई चिराग तो नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं ना कि ऐसे करके वो करेंगे और उसके नतीजे में मामला हल हो जाएगा। या तो पिछले वाले इन पे बोझ डाल गए सारा, या तो जाते जाते वो इन पे बोझ डाल गए, क्योंकि ये तो अभी आए हैं ना। तो ये तो जुलाई का बिल है, इनके मत्थे लग गया सारा। ये तो जुलाई में नहीं थे, लेकिन अब जो एहतजाज हो रहा है तो उससे इनको निपटना है। और हर शहर में हो रहा है। ताजिर कल कराची में आगे पीछे दाएं बाएं लोग बिल जला रहे हैं। केपी में इशू ये नहीं, लोग अच्छा ये नहीं हो रहा कि मतलब लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है, कैसे बिल देंगे।
मतलब एक घर बंद पड़ा हुआ है, उस घर का बिल आ रहा है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं है। मतलब इशू ये है कि इसको किसी तरह से कोई ना कोई अगर रिलीफ नहीं भी देते तो ये हंगामी तौर पे कहीं से फंड्स को ट्रांसफ़र करें। मेरा ख्याल, मेरा जो है, फंड्स को ट्रांसफ़र करके, और ये जो कंपनीज के नुमाइंदे बिठा के वो कंपनी वो कि कहाँ दुनिया में महंगा तेल खरीद के सस्ता बेचा जाता है, ये इस तरह की बयानात करके, और वो जख्मों पे नहीं होता। मतलब आप कम से कम कोई अच्छी बात ही कर लें, ठीक है ना। मतलब है कि कहाँ होता है, पहले इशारा दे दिया कि पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो बात ये सारी कि या तो फंड्स कहीं से मूव करके किसी तरक्याती स्कीम, कुछ आगे पीछे दाएं बाएं, इसको इधर ही है ना सारा पैसा, मुल्क के अंदर ही है ना, तो इधर से जहाँ पर आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, यहाँ पे रोका जा सकता है, वहाँ से आप इसको शिफ्ट करके, मुझे नहीं पता फौरी तौर पे क्या इनके पास हल होगा, लेकिन जब आप बात करेंगे वो बिजली बनाने वाली कंपनियां, जाहिर है उनके अपने इश्यूज हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं ना, कि वो कह रही हैं भाई एलसीज नहीं खुल रही, ये नहीं, जो भी उनके इश्यूज हैं आईपीपीस के, लेकिन उस पर बाद में बात कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ माहिरीन आके अपनी अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये डॉलर खुल गया मुकम्मल, अगर आपने आईएमएफ से कह दिया कि हमारा चेक ही नहीं होगा, भाई एक दो तीन रुपए की बात थी, ये थोड़ी था कि 301 बैंक में है तो 314, 15, 16 जितना मार्केट में हो रहा है, तो या तो आप उसको खींच के इंटरबैंक तक लाएंगे या इंटरबैंक ऊपर चला जाएगा, तो दोनों सूरतों में अजाब है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी चीज शमशाद अख्तर साहबा को करनी पड़ेगी। और फिर बात वो ये कहा जाता है कि निगरान सेटअप के पास वो इख्तियारात ही नहीं है, जो फैसले हो चुके हैं पिछली हुकूमत में। नहीं है वो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं तो तस्लीम करना इख्तियारात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एहतजाज हो रहा है, जो हंगामे हो रहे हैं, तो उसको तो इसी सेटअप ने देखना है ना। ये कोई इन्होंने तो नहीं मुआहदे करके गए ना बिजली कंपनियों से, पिछली हुकूमतें, उससे पिछली, मैं इनके ऊपर कहाँ डाल, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात कर रहे हैं ना, उस बात में कोई ऐसी चीज लेकर आए कि लोगों को उम्मीद और थोड़ा सा हो कि यार कुछ बेहतरी की तरफ मुल्क आगे जा रहा है, मतलब कहीं हम हालात बेहतर होंगे किसी तरफ, मतलब कोई अच्छी बात, कोई मीठा बोल, मतलब है कि देखिए ना, अब ये अगर इस तरह से कल परसों 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और पता चला लोगों को कि फिर 5 रुपए 40 पैसे, फिर बिजली बढ़ रही है, फिर बढ़ने जा रही है, फिर तो लोगों ने तो, मुझे नहीं पता कि किस तरह काम चलेगा। ऑलरेडी कराची में एमक्यूएम, यानी पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई हैं दरमियान में, जो ताजिर हजरात हैं वो भी आ गए, अवाम भी निकल, कोई ना कोई रेमेडी। अनावर लोग काकड़ साहब खुद, अच्छा इनसे मैं मुखातिब क्यों हो रहा हूँ, इनसे मुखातिब लोग मिडिल क्लास के हैं, इनकी जगह कोई ऐसी शख्सियत होती जो जिसका कोई ताल्लुक वास्ता ही ना रहा होता कभी, तो इसलिए मैं उनको ज़ाती तौर पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इस मामले को ज़रा कहना चाहिए ना कि सारी चीज़ें छोड़ के इसको हंगामी बुनियादों में देखें कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि कहीं से किसी तरह से कोई रिलीफ दे दिया। देखिए ना उस पर अदालत रोकेगी, ना उस पर अगर कहीं गैर जरूरी फंड्स पड़े जो पड़े हैं ना, कहाँ से तरक्याती फंड्स, अरबों रुपए के तरक्याती फंड, वो सड़कें बनेंगी, फिर दूसरी सड़क बनेगी, फिर तीसरी बनती है हर साल, चौथी बनती है हर साल, वो खा गए लोग। इशू ये है कि कहीं पर अगर कोई ऐसा है फंड, अब देखते हैं कि कल क्या फॉर्मूला लेकर आते हैं, कल कहीं कोई ऐसे पैसे हैं जो गैर ज़रूरी हैं, तो उसको वो जो है वो कोई ना कोई रिलीफ दे दें। और साथ ही जो है वो जब ये बाहर जाने की बात करें तो उसके साथ ही ये उसमें ऐड ऑन करें कि फिर वापस आके खिदमत करें मुल्क की, हम इस कंडीशन पे आपको भेजेंगे बाहर। वैसे कई लोग तो इसी कंडीशन पे साइन करके यहाँ से जाके वापस ही नहीं आए कभी, अब क्या करें उनका। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर कोई प्रॉपर रूल्स ऐसे बनाए जाएं कि बच्चों, अच्छा ये भी है कि बाहर काम करो, ठीक है, खैर है इसमें, लेकिन वापस आओ तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। वो तो बाहर से डॉक्टर्स आए थे तो पता नहीं क्या होता है यहाँ पे, बाहर से जो आके इन्वेस्ट करता है वो सबसे पहले तो उसको ठगा जाता है यहाँ पे। अच्छा ये तो बाहर से आया तो उसको एक कहानी बना के वो या जेल में पड़ा होता है या वापस भाग जाता है। अच्छा तो इशू ये है कि ये इसको ज़रा
इन दिनों में, क्योंकि और जाहिर है ये बहस तो इतने दिन के इलेक्शंस और फलाना ये तो चल रही है ना, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होगा उनके लिए काम। लेकिन ये ज़रा शमशाद अख्तर साहबा से भी कहें कि आप ज़रा अपने आप को IMF से थोड़ा पीछे करके ज़रा देखें कि अवाम को भी उनको समझाएं थोड़ा सा। आखिर में शहबाज शरीफ और इसाक डार देखे ना, इसाक वो कहते हैं ना तेरी याद आई तेरे जाने का, उनके दौर में शौकत अली याद आता है, शौकत अली के दौर में वो याद आ। अब इसाक डार जो उन्होंने कहा था बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं और मेरी लड़ाई हो रही है, वो देखे ना वो, और आखिरी दिनों में उन्होंने लकीरें निकलवा दी, हमने कर दिया, मगर जो वो कर करा के सारा वो जैसे तैसे चले गए, मत्थे इनके डल गए। अभी इन्होंने कैसे निपटाना है ये कल सामने आएगा, लेकिन ये बहुत चिंगारियां जो है ना ये खतरनाक। जल्द इंतखाबात इस मामले का हल है या आप समझते हैं नहीं? इंतखाब आपको पता है इंतखाब का खर्चा कितना होगा? एक MNA ये पैसे जो आपके सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं, इनका खर्चा कितना है इलेक्शन लड़ने का? करोड़ों तो शायद कम हो गया है, अरबों रुपए में चला गया है। पहले तो टिकट लेने के शायद करोड़ों पे करते हैं, फिर वो अरबों रुपया पे करते हैं, फिर ये कि इस सूरत हाल में तो लोगों में ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो एक तो वोट बैंक का भी कुछ नहीं सुराग मिल रहा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ है या नहीं हुआ, और साथ ही ये गुस्सा शामिल हो गया साथ ही लोगों के बिजली के बिल, तो ये तो जो है ना पेट्रोल की कीमतें भी जी पेट्रोल की कीमतें और दो बार और डॉलर और आगे पीछे, तो ये स्टेबलाइज करें बराए करम, कहीं ना कहीं से फंड्स जो तरक्याती इधर उधर करके उसको मूव करें कि भाई अभी इलेक्शन नहीं हो रहा तो ये तरक्याती फंड कैसे जारी हो गए हैं सारे अगले इलेक्शन के बाद के भी सारे, उनको जरा होल्ड करके यहाँ आवाम को रिलीफ थोड़ी सी दें, कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे ये मुजाहरे वगैरह खत्म हो जाए, गिरफ्तारियां और लाठी चार्ज लोगों के सर फोड़ने से मसला हल नहीं होगा। नहीं अब तो लोग बेचारे एहतजाज करें, उनको हम मार रहे हैं पकड़ के, तो ये इसको काबू करें, मेरा ख्याल से करेंगे। और मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मिडिल क्लास के, इनकी जगह कोई और कोई शख्सियत बैठी होती है ना तो मैं उससे इस तरह बात भी नहीं करता। ये जो हम समझते हैं ना ये मिडिल क्लास के हैं, और इनकी कैबिनेट में कई लोग मिडिल क्लास के हैं, कई सुपर एलीट भी हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, तो ये कहीं से मूव करें ताकि ये हिजान ख़त्म हो। अब आ जाएंगे वो पीपल्स पार्टी और उसका, उसमें तो बात ही नहीं, दिल नहीं चाह रहा बात करने को, आप यकीन करें दिल नहीं चाह रहा इसके ऊपर, इसको क्या किया जाए। 90 दिनों में डॉक्टर साहब अगर खुद ही तो साइन किए थे उन्होंने, पीपल्स पार्टी खिलाफ थी डॉक्टर साहब, वो बारहा ही बात नहीं वो बाद में बात की है उन्होंने। हाँ। वो उसमें जो एक्ट पे तो सब तरमीमी, वो तो सब ने साथ साइन किया था ना उस वक्त, बिल्कुल याद तो ये तो अब मेरा ख्याल है कि उनके कुछ मामलात शायद एस्टेब्लिशमेंट से ठीक नहीं है, क्या मामलात हैं वो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, अदरवाइज तो सबने साइन किए थे इसके ऊपर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से आज तहकीकात हुई है डॉक्टर साहब, 1 घंटा वो तो तहकीकात होती रहेंगी, वो होंगी, अभी उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। जी साइफर वाली वो तो रोज चल रहा है ना, वो तो उसमें कोई, लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ये केयर टेकर सेटअप जो है, ये केयर टेकर सेटअप अगर मतलब ये अगर लंबे अरसे के हो तो अवाम का गुस्सा, इनको ये है कि हमारा अभी नहीं होगा, हम तो बाद में कराएंगे, हम तो बैठे रहेंगे। ये कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड तो बैठे आराम सुकून चैन से चिल करो भाई, आ गए हो कहीं। तो ये ज़रा इस बात को ज़हन में रखें कि आप इस वक्त ऐसा ना हो कि वो सब निकल गए और आप आवाम के सामने आ जाएं। तो ये ज़रा बहुत सोच समझ के नबेतुल अंदाज में बयानात, बातचीत, दौरे कहाँ पर क्या, ठीक है, मतलब है कि वो सारी बातें जो हैं वो करें, आने वाले दिन जो हैं वो अवाम उसमें बड़े पिछले। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन साइफर के वाले जी चलें, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नून लीग की जानिब से कहा गया है कि जो आइंदा आम इंतखाबात आने वाले हैं उनमें इंतखाबी मुहिम इंतहाई जारहाना रवैये के साथ रखेंगे, और कहा गया है कि बहुत सारे ऑडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं जो मुखालिफिन के हैं वो भी दिखाए जाएंगे। नहीं मुखालिफिन के नहीं, उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि कब इलेक्शन की डेट कब आती है और उसकी कैंपेन कब शुरू होती है और मियाँ साहब की वापसी कब होती है, लेकिन उसमें जो टेप्स के हवाले से बात है उसके हवाले से मेरे ख्याल से मोहतात रहना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी एक यहाँ पे चल रहा है वो साइफर का मामला कि दस्तावेज़ात कैसे आई और कैसे गई और क्या हुआ और कहाँ गायब हो गई, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें अगर अब
कोई ऐसी ऑडियो टेप्स या ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो उसमें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है वो इसको बगौर देख रही है कि अगर कोई टेप सामने आ जाए तो उसको फिर वो अदालत में ले जाएं कि ये क्या है सर। ठीक है। अगर साइफर जाना गलत है तो फिर उसके बाद गुफ्तगू जो है वो कैसे आई, तो वो भी मामला, वो मेरा ख्याल है कि वो अगर हैं भी तो वो पब्लिक में उनको नहीं लाना चाहिए, नाम वगैरह लें और वो ठीक है सारा। वो सियासत में ज़ाहिर एग्रेसिव टोन उनको लेनी पड़ेगी, जिन शख्सियात से उनको शिकायत है ख़ास तौर पे, और वो लेती भी नहीं है पहले, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं इसमें तो वो जब होगा तब होगा। अभी तो ये कि देखते हैं कि कल ये फौरी तौर पे जो इशू है उस पर पीपल्स पार्टी अब क्या करती है 90 दिन के हवाले से। इसी हफ्ते जो है नैब का तरमीमी केस भी लगा हुआ है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे चुकी है पिछले दिनों के उसमें गैर ज़रूरी तरमीम भी हैं। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला करता है ये 3 रुकनी बेंच। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात और बताऊं, एक तो ये है कि ग्लोबल टाइम्स ने आज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। उन्होंने फिर ये जो 6 स्लाइड है इसको कोट करना बड़ा ज़रूरी है कि चाइना इंडिया शुड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज बिफोर बॉर्डर इशूज रिजॉल्व। ठीक है, यानी उन्होंने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फॉरेन मिनिस्टर ने आज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात आ गई सामने कि उन्होंने जो बात की है वो ये है कि वहाँ पे पीस रखा जाए और इससे पहले कि इशू रिजॉल्व करने की वो बाद में होगा, पहले पीस अमन ज़रूरी है। इसमें एक जो बात है ना वो ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने आज खबर दी है और मैं उस पर बात बड़ी ज़रूरी है करना। फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर ये दी है कि सऊदी अरेबिया जो है वो न्यूक्लियर पावर ऑफर्स फ्रॉम चाइना एंड फ्रांस चाइना और फ्रांस से वो लेने जा रहा है, अमेरिका से नहीं। ठीक है, और उसकी बातचीत चल रही है। अच्छा, ये जो है ये ज़हन में रखें कि ये सऊदी अरेबिया बहुत अरसे से ये बात सऊदी अरेबिया कर रहा है कि हमें भी सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए क्योंकि हम भी वो ग्रीन एनर्जी की तरफ और उस तरफ जाना चाह रहे हैं। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया कहता है कि जो एनरिचमेंट हम खुद करेंगे और मतलब एनरिचमेंट के ऊपर चेक नहीं होगा और आप लोग नहीं आएंगे, और शायद जो फ्रांस है और चाइना है वो उस पर तैयार है। आज एक चीज़ दुनिया में नहीं मिलती तो दूसरी जगह से मिल जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये कल या परसों खबर दी थी, जो सेकंड स्लाइड है, कि सऊदी अरेबिया आइज चाइनीज बिड फॉर न्यूक्लियर प्लांट। इसमें जो है ज़हन में रखें कि यूएई में अच्छा, इसमें चाइना सऊदी अरेबिया ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है काफ़ी, ये 2-4 सालों से चल रहा है मामला। चाइना को, अमेरिका को, इसमें साउथ कोरिया को और फ्रांस को, इन मुल्कों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि कौन यहाँ पे सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाता है। और ये जहन में रखेंगे जो साउथ कोरिया है वो ऑलरेडी यूएई में अपना काम शुरू कर चुका है। उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये मैं यहाँ पे गल्फ बिजनेस को कोट कर रहा हूँ, ये चंद महीनों पहले कि यूएई के प्रेसिडेंट और कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का दौरा किया था। ठीक है, और उनका एक पहला और दूसरा यूनिट ऑलरेडी काम कर रहा है यूएई में। ये सिविलियन पर्पस है, यानी जो आप यानी जाहिर सी बात है कि कोयला जलाएंगे तो उसके नतीजे में, और ऑयल भी ख़त्म हो रहा है, तो वो एक क्लीन इन्वायरमेंट की वजह से। और फिर खलीज टाइम्स को भी मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि उन्होंने भी बताया कि उनका तीसरा यूनिट जो है यूएई का ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का कंप्लीट हो चुका है स्टार्टअप। अब सवाल ये कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है। इन्होंने साउथ कोरिया का जो प्लांट है जो यूएई ने लिया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अमेरिका का असर है। साउथ कोरिया वो चेक वगैरह वहाँ पे जो अमेरिकन काम, लेकिन चाइना और फ्रांस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि फाइनेंशियल टाइम्स की ये जो है कि वो चाइना और यानी चाइना एक तरफ है, फ्रांस एक तरफ है, लेकिन दोनों सऊदी अरेबिया अब बात ज़्यादा चांसेस देंगे चाइना से ले। ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये आप देखें कि ये तमाम दुनिया जो है इस वक्त, अभी तो मैं इस बात को देखने आने वाले दिनों में कि ये ब्रिक्स क्या शक्ल लेता है अपनी, और ये ग्लोबल साउथ का एक, जब से ये यूक्रेन का फटा पड़ा है ना, तो ये ग्लोबल साउथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ ये जब ख़त्म हुई ना ये दूसरी जंग अजीम, तो दूसरी जंग अजीम के बाद ये हुआ कि 3 अल्फाज सामने आ गए हमारे। एक आया फर्स्ट वर्ल्ड, वो जो कि बड़े अमीर मुल्क हैं, यानी जो सरमायादार मुल्क हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड है।
सेकेंड वर्ल्ड जो है वो है जो कि सोवियत ब्लॉक है, सोवियत यूनियन के साथ जो मुल्क हैं वो सेकेंड वर्ल्ड है। सर और जो बिल्कुल ही गरीब गुरबा हैं, जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनके लिए थर्ड वर्ल्ड की इस्लाह आ गई। ये जो थर्ड वर्ल्ड की इस्लाह थी ये फ्रांस से आई थी, और फ्रांस के थे एल्फ्रेड सेवे, एक उनके बड़े ज़बरदस्त वहाँ के हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये इस्लाह निकाली थी थर्ड वर्ल्ड। अच्छा, तो ये अब थर्ड वर्ल्ड यानी फर्स्ट वर्ल्ड ये हो गया अमेरिका, और उसके साथ आपके यूरोप हो गया, और ये यानी जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो सोवियत यूनियन है वो सेकंड वर्ल्ड है, और ये एक थर्ड वर्ल्ड है। दरमियान में जो थर्ड वर्ल्ड थी, जो तरक्की पजीर मुल्क थे, उन्होंने फिर एक बना ली गैर जानिबदाराना जो तहरीक थी, जिसमें सुहार्तो थे और जमाल अब्दुल नासिर थे, और उसके बाद जो है वो जमाल अब्दुल नासिर, सुहार्तो और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंडिया से। तो इन्होंने बना ली, और वो इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना, और वो इंडोनेशिया के वो जो है वो बेंदुग कॉन्फ्रेंस कहलाती है। बेंदुग कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ना 55 में, तो पाकिस्तान उसमें कुछ मेरे ख्याल से 29 मुल्क थे, तो पाकिस्तान भी था, ठीक है, पाकिस्तान भी गया था उस कॉन्फ्रेंस में शुरू में, लेकिन बाद में जब ये लेकिन इसका टिल्ट सोवियत यूनियन की तरफ ही था, तो ये बन गई थी। लेकिन अब ये हुआ कि फिर वो जब सोवियत यूनियन टूट गया तो वो सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, फिर वो G7 और G20 और ये सारे शुरू हो गए। अब ये ग्लोबल साउथ का जो लफ्ज़ है, कि ग्लोबल साउथ क्या है, ये एक बड़े हिस्टोरियन है, और ये हिस्टोरियन तो हैं, और बल्कि उससे बढ़ के हिस्टोरियन तो नहीं, मैं उससे पहले ये ग्लोबल साउथ का जो लफ्ज़ है, ये जो वियतनाम वॉर चल रही थी, तो वियतनाम वॉर के बड़े एक्टिविस्ट थे वियतनाम वॉर के, कार्ल ओगेल्स बे, ठीक है। कार्ल ओगेल्स बे ने जो स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा था कि शुमाल के जो मुल्क हैं वो जनूब के गरीब मुल्कों पे वियतनाम वॉर के दौरान, तो वहाँ से ये ग्लोबल साउथ का जुमला आ गया। जब ग्लोबल साउथ जो है ये जियोपॉलिटिकल लफ्ज़ है, ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ कोई ज्योग्राफी में नहीं है, यानी ये अगर आप नक्शा देखें ना ग्लोबल साउथ के मुल्कों का, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी वो ऐसे करके, लेकिन उसमें एक अजीब बात यह है कि उसमें चाइना और इंडिया और सऊदी अरेबिया, ये सारे जो मुल्क हैं ये ग्लोबल साउथ में है। अच्छा। ये तरक्की पजीर ममालिक में है, और तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो उस वक्त वो उन्होंने ऊपर वो एक अजीब सी लाइन है, आप देखें ब्लू लाइन जा रही है, ये नहीं साउथ के अंदर से भी ऑस्ट्रेलिया उधर घुसा हुआ है, वो उसमें सऊदी अरेबिया वो उसके ऊपर से गुजर रहा है, वो अजीब सी वो उस वक्त के मुताबिक मतलब है, पता नहीं क्या खुदा जाने ये है ग्लोबल साउथ। 12 जुमला चल पड़ा है, क्योंकि इसमें अफ्रीका है, लातीनी अमेरिका है, साउथ एशिया, ये सारे मुल्क हैं इसमें। तो इसमें जो है वो अब ग्लोबल साउथ का फटा पड़ा हुआ है कि ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ बड़ा सुना जा रहा है हर तरफ की ग्लोबल साउथ के ऊपर, क्योंकि ग्लोबल साउथ में बड़ा पोटेंशियल है, इसमें अफ्रीका है, इसमें आपके ये मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, इसमें साउथ एशिया, आसियान कंट्रीज हैं, ये सब। तो ये जो अच्छा इन्होंने इसमें से इसराइल को और जनूबी कोरिया और को जापान को अपने साथ में ला लिया ना, ताकि हमारा कोई बंदा मतलब इधर ना चला जाए ग्लोबल साउथ की तरफ। तो ये अजीब सा एक अजीब सी लकीर है ये, ठीक है। मतलब उधर देखे ना मिडिल ईस्ट में ऐसे करके घुस के यूं करके इसराइल को निकाल के उधर ले गए, बाकियों को उधर डाल दिया। अच्छा, बहरहाल तो अब इशू ये सारा कि ये जो है ये इनको ये ग्लोबल साउथ का फड्डा है, और ग्लोबल साउथ के ऊपर ग्रिप जो है वो चाइना की बढ़ रही है, ठीक है। और ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि इसमें जो ब्रिक्स में अगर अब मजीद ममालिक, अभी तो 6 और शामिल हो गए, और 6 शामिल हो गए, ये कोई मेरे ख्याल से निस्फ के करीब तो आबादी होगी दुनिया की, और उसके साथ ही 80% जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं वो सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग वो इधर आ गए, GDP आ गई, ये हो गया। ये बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में, ठीक है सर। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि इसके फौरन बाद जो G7 तो पीछे चला गया ना, क्योंकि G7 तो अब आपको पता है एक ज़माने में, मैं इस पर क्लोज करता हूँ, एक ज़माने में टर्की को कहते थे यूरोप का मर्दे बीमार। टर्की की इकोनॉमी अभी भी एक अप एंड डाउन पे चल रही है, लेकिन आप देखें आजकल आपको पता है यूरोप का मर्दे बीमार कौन है? इकोनॉमिस्ट का टाइटल मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 7th स्टोरी, यूरोप का मर्दे बीमार कौन, 7th स्लाइड जरा दिखाइएगा। इज जर्मनी वंस अगेन द सिक मैन ऑफ यूरोप? जर्मनी, जी जी, जर्मनी को जनाब
यूरोप को मर्दे बीमार बना दिए कि बार बार हम निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जर्मनी बड़ा ज़बरदस्त उनकी इकॉनमी, लेकिन यूरोप को मर्दे बीमार बना दिए उनको। तो इकॉनमी कहीं दुनिया भर की ठीक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कल बात करेंगे कि ग्लोबल साउथ के ऊपर अगर ये जा रहे हैं तो वो ग्लोबल साउथ जो है वो नक्शे में नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल टर्म है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लोबल साउथ के लिए इस वक्त लड़ाई हो रही है कि वो ममालिक जिनको कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि कोई, मैंने कहा ना जब ये इतिहाद बना था सऊदी अरब, लोग कहते जबूती कौन है, कौन से मुल्क हैं ये, जबूती, नाइजर, फलाना डिमा, अब लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये मुल्क कितने अहम थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।